हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। आप यूपी ट्रिपल एस सी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एनवीएस केवीएस की, इन सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पीजीटी टीजीटी के सिलेबस में ग्रेजुएशन तक की बुक्स से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इन्हीं बुक्स को बेसिस बनाया है इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं ग्रेजुएशन की, कुछ पर्टिकुलर राइटर्स की, जिनको रेकमेंड किया जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन या तैयारी इसी बुक से करें। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, जिसका इन्वर्टिब्रेट सेक्शन है, लिखा गया RL कोटपाल। तो इसी बुक में जो सारे चैप्टर्स हैं उनके लास्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सारा सेक्शन कंप्लीट होगा और पूरा डिस्कशन की वजह से आपको पूरा चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोजोआ के जनरल अकाउंट से हमने ये क्वेश्चंस लिया है। इस चैप्टर से हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज। तो ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको हेट्रोजेनेसिस भी कहा जाता है। इस तरह से लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज दोनों की ज़रूरत होती है, जिसमें सेक्सुअल फेज आपका डिप्लॉयड स्टेज होता है और एसेक्सुअल फेज आपका हैप्लॉयड स्टेज होता है। ये प्रोसेस मोस्टली लैंड प्लांट्स में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्या है? तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट वो पैरासाइट हैं जो सेल के अंदर रहते हैं, यानी पैरासाइट्स इनसाइड द सेल। एग्जाम्पल आपका लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, प्रोटोजोन्स की बात करें तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पैरासाइट इनसाइड द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेक्टर। तो वेक्टर आपका एक डिसीज़ ट्रांसमिटिंग होस्ट होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए मलेरिया। तो मलेरिया के केस में मॉस्किटो सिर्फ एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है, यानी कैरियर है डिसीज़ का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वेक्टर। वहीं अगर एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट की बात करें जिसकी वजह से मलेरिया होता है तो वो है प्लाज्मोडियम। तो आप वेक्टर यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट और फिर कैरियर एजेंट या फिर कॉजेटिव एजेंट के बीच में डिफरेंस समझिए। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसीज ट्रांसमिटिंग होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउन स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक आर द टू फेजेस ऑफ। तो डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक आपका फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी फ्लैजिला कैसे मूव करती है, इसी के दो फेजेस हैं। पहला है डाउन स्ट्रोक और दूसरा है रिकवरी स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक को इफेक्टिव स्ट्रोक भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से आपका फ्लैजिला मूव करता है। तो फ्लैजिला सबसे पहले स्टार्टिंग मतलब जब मूव करना शुरू करता है स्टार्टिंग से ऊपर से लेके नीचे तक, जब वो फर्स्ट मूवमेंट करता है तो वो होता है इफेक्टिव स्ट्रोक यानी स्टार्टिंग का स्ट्रोक। और जब वो फिर से वापस अपने पोजीशन में जाता है तो उसे कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, और ये एक रिलैक्स्ड फेज होता है। तो डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक जो होता है ये फ्लैजिला के मूवमेंट में देखा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लैजिलर मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the presence of slender pseudopodia with interlacing branches to form a network is the characteristic feature of the order। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सीधा मतलब पतला सा एक सूडोपोडिया है जिसके जो इंटरलेसिंग यानी कि आउटवर्ड वाले जो ब्रांचेस हैं वो आपस में मिक्स होकर एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर सूडोपोडिया का किस में देखा जाता है, किस ग्रुप में देखा जाता है? तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो फोरामेनिफेरा, जो कि प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है, इसमें देखा जाता है, जिसका पर्टिकुलर नाम, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है रेटिक्युलोपोडियम। ठीक है, यानी ये सूडोपोडिया ही है लेकिन सूडोपोडिया की एक वैरायटी है रेटिक्युलोपोडियम, जो कि फोरामेनिफेरा ग्रुप में देखा जाता है। एग्जाम्पल है आपका फोरामेनिफेरा ग्रुप का ग्लोबिजेरिना। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो फोरामेनिफेरा में रखे गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, फोरामेनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन सेल्ड एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाई, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो वन सेल की बॉडी है तो इनमें रिप्रोडक्शन हमेशा स्प्लिटिंग के थ्रू होगा। स्प्लिटिंग का मतलब बॉडी जो होगी वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, और इसी को जो पर्टिकुलर नाम देते हैं उसको कहा जाता है फिजन। चाहे वो बाइनरी फिजन हो, जब दो हिस्से में बढ़ती है बॉडी तब उसे कहते हैं बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन जब बहुत सारे
पीसेस में बॉडी डिवाइड कर जाती है। तो ये होता है आपका फिजन, जो कि स्प्लिटिंग का ही एक मेथड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स इज चीफली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ। तो आपका प्रोटोजोअन्स में बहुत सारा सेल ऑर्गेनल होता है, एक सिंगल सेल की बॉडी होती है, लेकिन उसमें भी कई सारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जब भी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है अमीबा के, ये स्पेशली आपका फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में, यानी वो प्रोटोजोअन्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें ये देखा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एक्सेस वाटर, जो बॉडी में बहुत सारा वाटर हो जाता है, उसको बाहर एग्जिट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये कि आप ये याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमेशा फ्रेश वाटर फॉर्म्स में ही होता है। कभी भी ये मराइन फॉर्म में यानी सी वाटर में रहने वाले फॉर्म्स में नहीं मिलेगा, और ना ही कभी किसी पैरासाइट में ये होगा। तो ये हमेशा हमेशा फ्रेश वाटर फॉर्म में होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑस्मो रेगुलेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डायास्टोल और दूसरा होता है सिस्टोल। अब डायास्टोल और सिस्टोल को समझने के लिए पहले आपको पूरा फंक्शन समझना पड़ेगा ऑस्मो रेगुलेशन का। होता क्या है कि जब एक कोई सेल है जो कि फ्रेश वाटर में है और उसके अंदर, अब सेल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेट होगा, कुछ सॉल्ट्स होंगे, तो उसका जो मीडियम होगा वो थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, यानी हाइपरटोनिक हो जाएगा आसपास के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी बाहर के पानी से। इसका जो सेल के अंदर वाटर होगा वो हाइपरटोनिक होगा। और हमेशा वाटर का जब मूवमेंट ऑस्मोसिस में होता है तो वो हमेशा हायर मीडियम से लोअर मीडियम में, यहाँ पे आप समझिएगा हायर मीडियम किसका? वाटर का, यानी वाटर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है? तो बाहर के मीडियम में है, ज़्यादा पानी है, और सेल में कम पानी है, तो हमेशा मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा, यानी बाहर से सेल की तरफ। तो जब बाहर से सेल के अंदर वाटर आता है तो इसको कहा जाता है आपका डायास्टोल, ठीक है। लेकिन वाटर अंदर आते 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 सेल काफ़ी एनलार्ज कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तो इस वाटर से मतलब इस वाटर का निकलना भी ज़रूरी है। तो जब इस वाटर को बाहर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर किया जाता है तब उस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वाटर को डिस्चार्ज कर देता है अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है। अगर ऐसा ना करे तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स में होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस, ये सिस्टोल और डायस्टोल के बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से रिलेटेड, इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, व्हाट वुड हैपन इफ सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्या होगा अगर कोई भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन है और उसको हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल में रख दिया जाए। अब आप समझ रहे होंगे हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, यानी कि आपका एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन को किसी भी सी वाटर में रख दिया जाए, सॉल्ट वाटर में रख दिया जाए, यानी कि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का वो कम होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई वाटर को इनटेक करने का और एग्जिट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर का खुद ही एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम पानी अंदर कैसे लेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, द प्रोबेबल फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। क्या फंक्शन है मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका एक्सेस वाटर को रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू रिमूव एक्सेस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ट्रांसफर अ प्रोटोजोवन लिविंग इन अ सी टू अ फ्रेश वाटर मीडियम, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी वाटर में रहने वाला कोई प्रोटोजोवन है जिसको हम फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर पहले कर दिया था कि सी वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं बनता है, उनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो होगा क्या? यानी कि अब किसी भी मीडियम में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो बनेगा नहीं। तो होगा क्या? सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन अलग होने की वजह से वाटर तो ऑब्जॉर्ब होगा, सेल में लगातार आपका क्या कहते हैं, बाहर फ्रेश वाटर है इसलिए वो लगातार अंदर इनटेक करता रहेगा वाटर का। तो पहले क्या हो जाएगा? ये एनलार्ज कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, लेकिन इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो है नहीं, इसलिए एक तरह से
तुरंत ही उसके बाद ये श्रिंक भी कर जाएगा, यानी सूख जाएगा। इसके अंदर बॉडी में ये कैपेसिटी नहीं है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उसको बाहर करे, अंदर करे और सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये पहले बड़ा होगा और उसके बाद से श्रिंक कर जाएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मरीन प्रोटोजोअन्स इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर इट्स बॉडी विल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मरीन प्रोटोजोअन्स में कभी भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं बनता है। तो क्या होगा, आप उसको फ्रेश वाटर में भी रख दीजिए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनेगा ही नहीं। तो डू नॉट चेंज, उसके बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूड कैप्चर इज द फंक्शन ऑफ। तो फूड का कैप्चरिंग हमेशा सूडोपोडिया करता है, यानी ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन से यही करते हैं। तो यहाँ पे आपका रेटिकुलोपोडियम एक सूडोपोडिया का फॉर्म है, इसलिए फूड का कैप्चर करने का काम रेटिकुलोपोडियम ही करेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल्स, व्हाट इज द एक्रोमैटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। यानी कैरियोसोम में दो पार्ट्स होते हैं, एक क्रोमैटिक पार्ट होता है और दूसरा एक्रोमैटिक पार्ट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस एक्रोमैटिक पार्ट को क्या कहते हैं। तो कैरियोसोम को कैरियोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक्चुअली क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है। ये एक डेंस मास की तरह दिखता है और सेल के मिडल में होता है। जैसे कई बार तो न्यूक्लियोलस के साथ कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये न्यूक्लियोलस है, लेकिन न्यूक्लियोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा याद रखिएगा डिप्लोटीन स्टेज में होता है, जिसको फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज भी कहते हैं। यानी पूछ ले अगर कि कैरियोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, किस स्टेज में होता है, तो यहाँ से एक और आपका देखिए क्वेश्चन बनता है। तो डिप्लोटीन स्टेज या फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में बनता है आपका कैरियोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सारे क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वो एक डेंस मास बना लेते हैं बीचों बीच में सेल के, जो कि कई बार प्रोटीन के स्ट्रक्चर या प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स से घिरा रहता है। प्रोटीन के कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं जो कि इसको घेरे रहते हैं। इसी प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को कहते हैं पैरामाइलम, और यही एक्रोमैटिक स्ट्रक्चर है आपका कैरियोसोम का। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैरामाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल ऑफ पॉलीस्टोमेला इज मेड अप ऑफ। तो जो आपका पॉलीस्टोमेला है ये एक फोरामेनिफेरा ग्रुप का मेंबर है। तो फोरामेनिफेरा ग्रुप में टेस्ट या शेल पाए जाते हैं बॉडी के बाहर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो इसके भी शेल में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोफाइज इज फाउंड इन। तो साइटोफाइज जो है आपका ये एक पैरामीशियम स्ट्रक्चर है जिसको सेल एनस से कंपेयर किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ फूड की जो एग्जिट होती है, यानी जो फूड को एग्जिट करना होता है या डिफिकेट करना होता है या सेल से बाहर निकालना होता है, फीकल मैटर जो भी होता है आपका पैरामीशियम का, वो इसी स्ट्रक्चर से करता है। इसीलिए इसको सेल एनस कहा जाता है। यानी फूड या फिर जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो यहाँ से एग्जिट करता है। तो अगर ये सेल एनस का काम करता है तो माउथ या गलेट का काम करने वाला भी एक स्ट्रक्चर होगा, उसे भी याद रखिएगा, उसको कहते हैं साइटोस्टोम। तो साइटोस्टोम से फूड एंटर करता है और वेस्ट मटेरियल हमेशा साइटोफाइट से बाहर जाता है। तो यानी दोनों स्ट्रक्चर जो है ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा। हम लोगों के थियोरी के भी वीडियोस हैं जिसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप उस वीडियोस को अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑफ फोरामेनिफेरा आर। तो फोरामेनिफेरा में हमने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि रेटिकुलोपोडियम का फॉर्मेशन होता है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है सूडोपोडिया का। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेटिकुलोपोडियम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीलिया इन पैरामीशियम अराइजेस फ्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीलिया, फ्लैजिला, इनकी मूवमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिल का स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सीलिया या फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसका जो अराइजिंग पॉइंट होता है, यानी जो सेल के अंदर से जहाँ से ये निकलता है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है बेसल ग्रैन्यूल। ठीक है, तो बेसल ग्रैन्यूल कहिए, बेसल बॉडी कहिए या ब्लेफेरोप्लास्ट कहिए, यानी एक तरह से ये आपका वो स्ट्रक्चर है उस पॉइंट से जहाँ से सीलिया या फ्लैजिला बाहर निकलते हैं। इनके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन वो यही है कि आपका जो सीलिया है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, इसे याद रखिए, और जो बेसल ग्रैन्यूल है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। तो आपका 9+2 अरेंजमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला का,
इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं सीलिया और फ्लैजिला में वो 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, और जो आपका ब्लिफेरोप्लास्ट बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्यूल है, उनमें अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+0 का। तो ये 9+0 और 9+2 याद रखिएगा कि कहाँ पे 9+0 है और कहाँ पर 9+2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सीलिया इन पैरामीशियम अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोल्यूमिनेसेंस रिप्रेजेंटेड बाई, यानी ये बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रोसेस है, ये किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है? तो बायोल्यूमिनेसेंस होता है एक एंजाइम्स की वजह से कुछ प्रोटोजोअन्स में लाइट एमिट होता है, यानी वो जगमगाते हैं अंधेरे में, उनमें से रोशनी निकलती है, तो इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये देखा जाता है, प्रोटोजोआ का एक ग्रुप है, उसमें मेंबर है आपका नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका में देखा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक मरीन डाइनोफ्लैजिलेट ग्रुप का मेंबर है। इसमें एंजाइम होती है ल्यूसीफेरेस एंजाइम, जिसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होता है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स इन, यानी क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक सेल के ही अंदर आपका फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक सिंगल सेल के अंदर ही इतने स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो आपका प्रोटोजोअन्स जो होता है उसी में ऐसा देखा जाता है, आपके प्रोटोजोआ की बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है, लेकिन अंदर अंदर आपका फूड वैक्यूल होता है जो अलग फंक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अलग फंक्शन करता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो एक सेल के ही अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।